नमस्कार भाई सभी को। हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश, और मौर्य वंश में जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी बने बिंदुसार, उनकी हमने बात की थी। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो था अशोक, और अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में गद्दी पर बैठा था। मैंने आपको बताया था कि अशोक का जो छोटा भाई था तिस, उसके द्वारा अशोक की सहायता की गई थी, और अशोक के ही संरक्षण में फिर तिस के द्वारा सिंघल में शासन किया गया था। तो आज शुरू कर रहे हैं अशोक। और अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, और 232 ईसा पूर्व तक का इसने शासन किया था। अशोक के नाम की जानकारी अशोक के नाम की जानकारी ये हमें मिलती है मास्की अभिलेख से। मास्की अभिलेख और दूसरा गुर्जरा अभिलेख। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, इनसे हमें जानकारी मिलती है अशोक के नाम की। अशोक की पत्नी महादेवी, अशोक की पत्नी महादेवी जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी। उज्जैन की क्या थी भाई? राजकुमारी। और इसका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संगमित्रा। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संगमित्रा। और इन दोनों को अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था श्रीलंका। महेंद्र और संगमित्रा पुत्र थे, एक पुत्र था एक पुत्री थी महादेवी की, और इन दोनों को ही अशोक के द्वारा भेजा गया था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक पहले शिव भक्त हुआ करता था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसके प्रचार के लिए महेंद्र और संगमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका। ठीक है भाई। इसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम था कारुवाकी, और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। ठीक है भाई। इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। पुत्र था तिवर। ये जो कुणाल था ये बाद में अशोक का उत्तराधिकारी बना था। फिर कुणाल के बाद में दशरथ, कुणाल के बाद में आया दशरथ, और अंतिम शासक हम से भी जानते हैं भरतरथ था, भरतरथ। ठीक है भाई। तो हमें जो जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से 3 पत्नियों की मिलती है अशोक की। जो पहली पत्नी थी महादेवी जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी, दूसरी थी कारुवाकी, और तीसरी थी पद्मावती। जो कुणाल था वो अशोक का उत्तराधिकारी बना इसके बाद में। ठीक है। तो अशोक के द्वारा अपने जीवन का एकमात्र युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, और बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, हम सभी जानते हैं, कलिंग का युद्ध। दो सौ इकसठ ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध। और कलिंग यानी वर्तमान ओडिशा। ठीक है भाई। इस युद्ध का जो मुख्य कारण है वो ऐसा बताया जाता है कि अशोक के द्वारा कलिंग के राजा जो नंदराज थे, कलिंग के राजा थे उस समय नंदराज। तो कलिंग जो था वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, और अशोक के द्वारा कलिंग के राजा नंदराज से हाथियों की डिमांड की गई थी, लेकिन नंदराज के द्वारा मना कर दिया गया, जिससे अशोक का ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट के चक्कर में इसने आक्रमण कर दिया नंदराज पर। ठीक है। जिसमें बहुत सारी सेना दोनों तरफ से मारी गई थी, लगभग लाखों, ऐसे बताया जाता है कि लाखों सैनिक मारे गए थे। तो उसके बाद जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ,
और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं आज के बाद, मैं जब तक भी इस सिंहासन पर हूँ, मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा। उसके बाद अशोक के द्वारा अपनाया गया था बौद्ध धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया और बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त के द्वारा इन्हें दी गई थी। किसके द्वारा भाई? उपगुप्त के द्वारा दी गई थी दीक्षा बौद्ध धर्म की। हमें 2 सन याद रखने हैं। एक तो 259 ईसा पूर्व का, इस समय अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से जो बोध गया है वो एक प्रमुख स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म का। तो यहाँ की यात्रा की गई थी किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और दूसरा हमें याद रखना है 249 ईसा पूर्व, इसमें अशोक के द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई थी। लुम्बिनी की यात्रा। और हम सभी जानते हैं लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो वर्तमान नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। लुम्बिनी की यात्रा की गई थी 249 में और लुम्बिनी को कर मुक्त किया गया था अशोक के द्वारा, यानी टैक्स फ्री। वहां की जो जनता थी उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। श्रीनगर की स्थापना की गई अशोक के द्वारा। और पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है भाई, इसके अलावा हमें याद रखना है अशोक के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला प्रथम भारतीय शासक था। प्रथम भारतीय शासक कौन भाई? अशोक। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना की, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। कुल मिलाकर हमें याद रखने हैं। इसके अलावा ये दोनों डेट, दोनों सन 259 ईसा पूर्व जब बोध गया की यात्रा की थी और 249 ईसा पूर्व जब लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया कि 232 ईसा पूर्व तक का अशोक के द्वारा शासन किया गया था और पहले अशोक शिवभक्त माना जाता था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म के बाद जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय अपनाया गया था। अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय अपनाया गया था, फिर बौद्ध धर्म भी छोड़ दिया, फिर आजीवक संप्रदाय अपनाया। ठीक है, और मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। मैंने आपको बताया था अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल और कुणाल का उत्तराधिकारी दशरथ। ठीक है, और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृद्धरथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ, और वृद्धरथ की हत्या की गई थी पुष्यमित्र के द्वारा। जो पुष्यमित्र था वो इसका मंत्री था, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की गई थी जिसे हम जानते हैं शुंग वंश के नाम से।
शुंग वंश के नाम से। किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और शुंग वंश भारत का पहला ब्राह्मण वंश बोला जाता है। तो पुष्यमित्र ने वृद्धरथ की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। हम सभी जानते हैं कि अशोक के द्वारा लिखवाए गए हमारे पास में कुल मिलाकर शिलालेखों की संख्या है 14 और स्तंभ लेख इनकी संख्या है 7। शिलालेख 14, स्तंभ लेख 7। अंतर क्या है दोनों में? शिला का मतलब होता है पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों पे जो अपने राज्य की जो जानकारी थी वो लिखवाई गई थी, अपने द्वारा जो कार्य कराए गए थे वो लिखवाए गए थे अशोक के द्वारा, उनको बोला जाता है शिलालेख। ठीक है भाई। स्तंभ लेख, पिलर, स्तंभ मतलब पिलर, तो स्तंभ के आकार में जो उनके द्वारा लेख लिखवाए गए उनको स्तंभ लेख, और शिला पर जो लेख लिखवाए गए उनको शिलालेख बोलते हैं। इतना अंतर है बस। ठीक है। तो जो 14 शिलालेख है उसमें से 4 से 5 शिलालेख जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमें याद रखने हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले शिलालेख की बात करते हैं। पहला शिलालेख, पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में क्या है भाई? तो पहले शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध है। पशु बलि पर प्रतिबंध का उल्लेख है। ठीक है। और दूसरा, वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख है। उल्लेख या वर्णन। पहले अभिलेख में क्या है? पशु बलि पर प्रतिबंध है और वन्य जीव संरक्षण का वर्णन है। दूसरा अभिलेख, अभिलेख या शिलालेख, इसमें क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन। और दूसरा, मानव व पशु चिकित्सा का वर्णन। मानव व पशु चिकित्सा का वर्णन दूसरे शिलालेख में, और पहले शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध और वन्य जीव को संरक्षण। तीसरा शिलालेख, तो तीसरे शिलालेख में जो महामात्य हुआ करते थे, महामात्यों या जिनको बोला जाता था महामंत्री, महामंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन। तीसरे शिलालेख में क्या है भाई? महामात्य या महामंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन है। चौथा, सॉरी पांचवा, चौथा हमें याद नहीं रखना है, हमें पांचवा याद रखना है। पांचवा शिलालेख जिसमें आपके धर्ममात्य या जिनको बोला जाता था धर्म मंत्री, धर्ममात्यों या धर्ममंत्रियों की नियुक्ति, धर्ममात्य या धर्म मंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन है पांचवें शिलालेख के अंदर। ठीक है भाई। छठा शिलालेख हमें याद नहीं रखना है। सातवां शिलालेख इंपॉर्टेंट है। तो सातवें शिलालेख में क्या है? सातवां शिलालेख, एक तो हमें याद रखना है कि यह अशोक द्वारा लिखवाया गया सबसे लंबा शिलालेख है, सबसे लंबा शिलालेख है। ठीक है।
और दूसरा इसमें हमें बात याद रखनी है कि इसके अंदर आत्मा व मस्तिष्क पर नियंत्रण का वर्णन है। आत्मा व मस्तिष्क पर नियंत्रण का वर्णन है। ठीक है भाई। उसके बाद में याद रखना है 11वें में याद रखना है कि अशोक की धर्म विजयों का वर्णन है। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन है। इसके बाद में याद रखना है 13वां और मोस्ट इंपोर्टेंट है कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख, कौन से शिलालेख में है भाई? 13वें शिलालेख में। ध्यान रखना है 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। 7वां हमें याद रखना है सबसे लंबा शिलालेख था और आत्मा व मस्तिष्क पर नियंत्रण का उल्लेख। मैं बार बार बोल रहा हूं 7वां और 13वां दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में 14वां अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लेना, वरना कोई इंपोर्टेंट है नहीं। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। कुल मिलाकर 14 शिलालेख थे, तो 14 में से जो 6 से 7 शिलालेख है जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है भाई। तो 14 शिलालेख थे और 7 थे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कितने थे? 7। ठीक है। जो पहला स्तंभ लेख था, पहला स्तंभ लेख टोपरा स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, और ये हमें प्राप्त हुआ था अंबाला से। कहां से प्राप्त हुआ था भाई? अंबाला से। और इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, FST, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अंबाला से उठाकर और इसको दिल्ली ट्रांसफर करा दिया गया था, दिल्ली स्थानांतरित करा दिया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अंबाला से प्राप्त हुआ था, दिल्ली ट्रांसफर कराया गया था। दूसरा जो स्तंभ लेख है, मेरठ स्तंभ लेख, और ये भी मेरठ से उठाकर और दिल्ली ट्रांसफर करा दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। ठीक है भाई। टोपरा शिलालेख स्तंभ लेख अंबाला से प्राप्त हुआ, दिल्ली ट्रांसफर कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दूसरा मेरठ से प्राप्त हुआ, दिल्ली ट्रांसफर कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। तीसरा जिसको बोला जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद, इनके आगे स्तंभ लेख लगा लेना, यहाँ स्तंभ लेख, यहाँ स्तंभ लेख, यहाँ स्तंभ लेख। ठीक है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख ये प्राप्त हुआ था कौशाम्बी से, और इसको ट्रांसफर कराया गया था इलाहाबाद में। प्राप्त कहां से हुआ था भाई? कौशाम्बी से। और ट्रांसफर कहां कराया गया था? इलाहाबाद में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। पहले दो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तीसरा अकबर के द्वारा। ठीक है भाई। चौथा सारनाथ स्तंभ लेख, और यहां से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ से। अशोक चक्र जिसको बोलते हैं, जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, उसके बीच में जो हमें चक्र देखने को मिलता है वो यहीं से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ लेख से। ठीक है भाई। इसके बाद में पांचवा जो स्तंभ लेख है वो हमें मिला लोरिया नंदनगढ़ से। लोरिया नंदनगढ़ ये पड़ता है चंपारण में, और चंपारण पड़ता है बिहार में।
चंपारण कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में। ठीक है, छठा, रामपुर, रामपुर स्तंभ लेख। और ये भी कहाँ पड़ता है? चंपारण में। और चंपारण पड़ता है बिहार में, यानी लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुर स्तंभ लेख, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? चंपारण बिहार में। ठीक है, और सातवां, सांची, सांची स्तंभ लेख। तो सांची स्तंभ लेख ये अब नष्ट हो चुका है, ये बात आपको याद रखनी है। ये अब नष्ट हो चुका है, सांची स्तंभ लेख अब नष्ट हो चुका है। अशोक के द्वारा एक तो सांची का स्तूप बनवाया गया था और एक धमेक स्तूप बनवाया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक सांची का स्तूप और एक धमेक स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, धमेक स्तूप पड़ता है सारनाथ में। कहाँ पड़ता है भाई? सारनाथ, ये वाराणसी में पड़ता है, जहां पे गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए थे। सारनाथ की एक जगह पड़ती है हिरण्य पार्क, वहां पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अशोक से संबंधित जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी वो सब की सब मैं आपको दे चुका। अशोक का जन्म, अशोक ने कब तक शासन किया, अशोक की पत्नी, अशोक का उत्तराधिकारी, अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध, बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद में बोध गया की यात्रा की, लुम्बिनी को टैक्स फ्री किया। ठीक है, अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा श्रीलंका, जहां पर उसका जो छोटा भाई था तिस्स, वो शासन करता था उस समय, सिंगल के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई, और उसके बाद में अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना कराई गई, पशुबलि पर प्रतिबंध लगाया गया, सांची और सारनाथ के स्तूप का निर्माण कराया गया, और जितने भी स्तंभ लेख हैं 7 और शिलालेख हैं 14, उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी हो सकती है वो सब की सब मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। तो यहाँ पर मौर्य वंश कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था 323 में मौर्य वंश की शुरुआत की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 125 में 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हुआ था। अंतिम शासक जो था वो था भरतरथ, और इसकी हत्या मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी 185 ईसा पूर्व में, और हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भारत के पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था शुंग वंश। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।